हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो राधे राधे। करते हैं आज की क्लास शुरू। मनोज चौधरी, अजय राजपूत, गजेंद्र, बनवारी, अमित, नरेंद्र। हाँ भाई, विकास। जग गए सभी? चाय पी नहीं है अभी? सुस्ती में हो तो बताओ। सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है? वही प्रश्नोत्तरी चलेगी। सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है? लगभग 1 महीना है आपके एग्जाम का, और अब अपन और थोड़ा, बिल्कुल सही है, गति भी बढ़ाएंगे। और आपको जैसे क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, थोड़ा सा प्रभावी ढंग से आंसर देने के लिए पूछे गए हैं, सिंपल वे में पूछे गए हैं। थोड़ा सा हम लेवल और बढ़ाएंगे अब, जिसमें खासकर सभी चीजें जो आने की संभावना है वो कवर हो जाएंगी। सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है? मसल्स का अध्ययन। बताइए, गट टाई, गट टाई कंडीशन किसमें होती है? कोई सर्जिकल कंडीशन है? गट टाई ऑक्स में होती है, बिल्कुल बुलॉक्स में, यानी बधियाकृत बैलों में होती है, बिल्कुल। गट टाई ये कंडीशन होती है बुलॉक्स में, ठीक है। स्क्रोटल जो हर्निया होता है उसको कहते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बताएंगे। बरसाती, या जिसको हम समर सोरे कहते हैं, समर सोरे, ये किस मक्खी से होता है? कौन सी मक्खी काटती है बरसात के दिनों में, जिससे, हाँ भाई, जिससे बरसाती होता है? हाउस फ्लाई नहीं भाई, हेब्रोनीमा। हेब्रोनीमा एक फ्लाई होती है, उसके काटने से क्या होता है? बरसाती या समर सोरे स्किन पर बड़े बड़े से फोड़े से हो जाते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, पर्स स्ट्रिंग शूचर। पर्स स्ट्रिंग शूचर किस कंडीशन में लगाते हैं हम? खासकर मेल में, नर में पर्स स्ट्रिंग शूचर कहां पर करोगे आप? नहीं पता? हाँ बिल्कुल, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में हम प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में, रेक्टल प्रोलैप्स में हम एनस के चारों तरफ इस तरह से शूचरिंग करते हैं। इसको बोलते हैं पर्स स्ट्रिंग। उसको बांध देते हैं, जैसे किसी थैले का मुंह बंद करना हो। अरे भाई, पर्स स्ट्रिंग शूचर नहीं पता क्या? पढ़ाया हुआ है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। कुछ ही बच्चों ने जवाब दिया है। पर्स स्ट्रिंग शूचर, ये देखिए इस तरह का होता है पर्स स्ट्रिंग शूचर। किसी कैविटी का मुंह बंद करने के लिए उसमें ये शूचर मटेरियल इस तरह से चारों तरफ करके, और उन धागे के या उस शूचर मटेरियल के एंड को खींच देते हैं, जिससे वो बंद हो जाता है, ठीक है ना।
ये क्या कह रहे हो, रेडियस एंड अल्नेर किस की जुड़ी होती है? रेडियस अल्नेर अल्ना किसकी जुड़ी होती है? हाँ भाई, आपस में। तो आपस में आपको नहीं पता क्या? इतनी सिंपल बात है, रेडियस अल्ना ये ऑक्स में आपस में रेडियस अल्ना। देखो ये पता नहीं रेडियस अल्ना लिया है कहां से, ये देखिए ये देखिए, ये अल्ना है। अल्ना बड़ी भी होती है, सॉरी लंबी, मतलब लंबाई में ज्यादा होती है अल्ना, रेडियस छोटी होती है। अब ऑक्स में क्या होता है, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से गैप होते हैं दो। ये चूंकि ये आपको पता है ओलेक्रेनन प्रोसेस है, और ये एंकोनियस सेमील्यूनर नोच में ये एंकोनियस प्रोसेस, और इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार खांच या सेमील्यूनर नोच। और ये रेडियस है, और ये अल्ना है। अल्ना का ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, स्टाइलॉइड प्रवर्ध है। ठीक है, अल्ना लंबी होती है, इसका अनुप्रस्थ काट प्रिज्म जैसा होता है, रेडियस भारी होती है। भारी होती है यानी हैवी तो होती है रेडियस, क्लियर है। अब इसमें दो छोटे छोटे से गैप पाए जाते हैं, बिल्कुल दरारनुमा छोटे छोटे, और वो ऑक्स में होते हैं। जो निकट वाला होता है उसको प्रॉक्सिमल इंटरओसियस स्पेस कहते हैं, और डिस्टल वाला जो होता है वो डिस्टल इंटरओसियस स्पेस कहते हैं। भाई मेरी तरफ से बताऊंगा, आप लोगों की तरफ से, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिए बाकी। हाँ, तो और करते हैं क्वेश्चन। बताइए, नायलॉन, नायलॉन जो सूचर मटेरियल है वो किस प्रकार का है? एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, अवशोषित होने वाला है या अवशोषित नहीं होने वाला है? बताओ। बिल्कुल सही है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बताइए डी हॉर्निंग में कौन सी नर्व ब्लॉक की जाती है? डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग में कौन सी नर्व ब्लॉक की जाती है? नितिन यादव, सिंपल क्वेश्चन है, कॉमनली पूछा जाता है, बिल्कुल कॉर्नुअल। और आई सर्जरी में कौन सी? आई सर्जरी, आंखों की सर्जरी में कौन सी नर्व ब्लॉक की जाती है? विमलेश कुमारी, बिल्कुल पीटरसन नर्व ब्लॉक, पीटरसन, पीटरसन नर्व ब्लॉक, ये कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। बताइए सबसे पहला खोजा गया लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है? लोकल एनेस्थेटिक जो सबसे पहले पहला खोजा गया, और अमूमन वो प्राकृतिक रूप से भी मिल जाता है, उसे, उसका एग्जांपल बताओ। कोकेन, बिल्कुल सही है, कोकेन। ये कोकेन जो होता है इसका वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी होती है, जैसे एड्रेनलिन होता है उसमें भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की, यानी रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने की। वो के नहीं, कोकेन, वो केन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका वैसे इरिथ्रोजाइलोन कोका एक पादप होता है, कोका पादप, इरिथ्रोजाइलोन कोका, और वो इसका प्राकृतिक सोर्स होता है। बाद में इसमें मॉडिफाई करके कोकेन से प्रोकेन, लिग्नोकेन, ठीक है, बुपीवाकेन, मेपीवाकेन, लिडोकेन, बहुत सारे जो है लोकल एनेस्थेटिक्स बने। नेक्स्ट, पूर्ण संक्रमण रहित स्थिति क्या कहलाती है? पूर्ण संक्रमण रहित स्थिति, अगर हम किसी एनिमल के ट्रीटमेंट के दौरान उसके चारों तरफ से बिल्कुल इन्फेक्शन के कारणों को दूर कर दें तो उसको क्या कह सकते हैं हम? एसेप्सिस कंडीशन कहते हैं। गुड। अगला, गर्म पानी से या भाप से जलना,
गर्म पानी या भाप से अगर कोई जलता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? राजकुमार, गोकुल, नरेंद्र, बिल्कुल स्केल्ड नाम दिया जाता है। फफोला हो जाता है उसमें, मतलब मॉइस्ट हीट से जो बर्न होता है उसको हम स्केल्ड कहते हैं। और आपको पता है ये पेनिट्रेटिव होता है, बहुत डीप तक जाती है। अगला बताएं भाई, घाव अगर भर गया और घाव भरने के बाद जो निशान रह जाता है छोटा सा या जैसा भी, छोटा बड़ा, उसको क्या कहते हैं? घाव भरने के बाद जो निशान रह जाता है उसको क्या कहते हैं? इसी से मिलता जुलता शब्द है भाई, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता शब्द है। बिल्कुल स्कार कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं। स्कार, देसी भाषा में हम इसको खुरंड कहते हैं। इसके बाद असामान्य गुहा में रक्त भर जाना क्या कहलाता है? राम, विलास, गुजर, मोहित, बताएं भाई। असामान्य गुहा में रक्त भर जाना, बिल्कुल पूजा मीना ने आंसर दिया, हिमेटोमा कहलाता है। बताइए सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन प्री एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है? प्री एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक एजेंट सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन प्री एनेस्थेटिक, बिल्कुल एट्रोपिन, एट्रोपिन कहलाता है, एट्रोपिन। अब आपके सामने एक गांठ दी जा रही है, ये इस तरह से मान लीजिए एक ही, हाँ भाई, ये कौन सी गांठ है? सिंपल नोट। और अगर मैं इसको ये दो बार यहां से घुमाया, यहां एक बार घुमाया हुआ है, यहां पर दो बार मैंने इसको घुमाया, और उसके बाद यहां पर भी दो बार घुमा दिया, तो इसको क्या कहते हैं? मतलब कि इस तरह से इसमें दो बार मैंने लिया, बिल्कुल डबल सर्जन नोट कहलाती है। गुड, डबल सर्जन नोट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ब्रीड के डॉग में सबसे ज्यादा ईयर हिमेटोमा होता है? ईयर हिमेटोमा सबसे ज्यादा किसमें होता है? हाँ बिल्कुल, लेब्राडोर में। और सबसे ज्यादा डॉकिंग किसमें की जाती है? डॉकिंग सबसे ज्यादा डॉकिंग किसमें की जाती है? दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और फेमस भी है भाई। अगला प्रश्न, वे एजेंट जो बुखार उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं? बुखार उत्पन्न करने वाले कारक। डॉगर मैन, मनीष कुमार, बिल्कुल पायरोजन कहलाते हैं। रेनुला सिस्ट किस प्रकार की है? रेनुला सिस्ट, रेनुला जो सिस्ट होती है वो किस टाइप की है? पायरोनिन, इतना लंबा नाम, पायरोजन यार, सिंपल ऐसा है इसकी स्पेलिंग, पायरोजन। रेनुला सिस्ट किस प्रकार की सिस्ट है? विकास का आंसर सबसे पहले आया है। इसको रिटेंशन सिस्ट के अंदर रखा जाता है, क्योंकि जब किसी नलिका का रास्ता बंद हो जाता है और उसमें कोई फ्लूइड जमा हो जाता है, यानी रिटेन कर जाता है, तो उस प्रकार की सिस्ट को रिटेंशन सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेंशन सिस्ट। अब मैं यहां पर हर्निया लिख रहा हूं, ठीक है, हिस्टेरोसील,
बताओ ये किसका हर्निया है, आप खुद बता दो नाम लिख करके। और वेसिको सील, स्टेरोसील किसका हर्निया है? हिस्टेरोसील, हिस्टेरोसील का गलत आया है। हाँ बिट्टू का सही है, यूट्रस का हर्निया। हिस्टेरोसील और वेसिकोसील यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही है। ये गर्भाशय का हर्निया है और ये मूत्राशय का हर्निया है। मूत्राशय का हर्निया और गर्भाशय का हर्निया। बताइए डाइव ओवरलैपिंग सूचर, ओवरलैपिंग सूचर किस कंडीशन में लगाते हैं? नितिन यादव, ओवरलैपिंग सूचर बिल्कुल डायफ्राम के हर्निया में लगाते हैं। गुड तुषार योगी। बताइए जोड़ों का अपने नियत स्थल से हट जाना क्या कहलाता है? जॉइंट, जैसे हड्डियां हैं, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, अपने नियत स्थल से हट जाए तो इसको क्या कहते हैं? गुड, डिसलोकेशन कहते हैं उसको, बिल्कुल। एक्ने किसकी सूजन है? डिसलोकेशन तो सभी का सही आ गया, नितिन, मनीष, विमलेश, बनवारी और राम विलास। बताए भाई एक्ने किसकी सूजन है? बी बिल्कुल सीबेसियस ग्रंथियों की। प्रदीप, शाबाश, नहीं सीबेसियस। गोकुल, बताइए किसी रक्तवाहिनी से ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस अंग को जोर से बांध दिया जाता है बाहर से, ठीक है? या ये कह दो कि किसी ऑर्गन से ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस ऑर्गन को जोर से बांध दिया जाता है। बताइए इस बांधने की, हाँ बनवारी लाल शर्मा का सही है, ठीक है। देखिए रक्त वाहिनियों को बांधने की बात नहीं है, हम अंगों को बांधने की बात कर रहे हैं। अगर इस ब्लड वेसल को बांधोगे तो इसको कहेंगे लाइगेशन, लाइगेशन। और इस ऑर्गन को, जैसे ये पूरा अंग है, इसको अगर आप बांधते हो तो इसको कहते हैं टॉर्निक्वेट। ये आपको पता भी होगा बहुत अच्छे से, सिंपल सी चीज है। और अगर मान लो ब्लीडिंग को रोकने का ही आपको पर्पज है, तो अगर ब्लड वेसल दिख रही है जहां से ब्लड निकल रहा है तो आप इसको कॉटराइज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉटराइज। अगला, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी, ठीक है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? अरे किसी अंग को बाहर से बांधते हैं ऐसे, उसको कहते हैं टॉर्निक्वेट, और उसको हम, हाँ 1960। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए ऐसे कारक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही है अजय राजपूत, एंटीसेप्टिक। हाँ भैया। अगला, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? सलमान वाक्सेमन ने की थी। अगला, बोन मैरो डिप्रेशन,
बोन मैरो डिप्रेशन कौन सी एंटीबायोटिक करती है? ठीक है भाई, सलमान वाक्सेमान ने की थी। बोन मैरो डिप्रेशन कौन सी एंटीबायोटिक करती है? बिल्कुल क्लोरामफेनिकोल करती है भाई, क्लोरामफेनिकोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोटेंशन, तेजी से देने पर हाइपोटेंशन या सुप्रा इन्फेक्शन? सुप्रा इन्फेक्शन। हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो, ब्लड प्रेशर कम होना, और सुप्रा इन्फेक्शन मतलब आपको पता है किसी, हाँ, दवाई के देने पर उसके कारण कोई समस्या हो जाए, खासकर एंटीबायोटिक से। तो ये टेट्रासाइक्लिन जो श्रेणी की औषधियां हैं उनका ये साइड इफेक्ट है। टेट्रासाइक्लिन श्रेणी की औषधियां किस आयन को अपने साथ जोड़ लेती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक और लोहा। टेट्रासाइक्लिन श्रेणी की औषधियां किस आयन को अपने साथ अटैच करके चिलेट बना लेती हैं? बिल्कुल, कैल्शियम को अपने साथ जोड़ करके और क्या बना लेती हैं? एक कंपाउंड बना लेती हैं जो निष्क्रिय होता है, कोई काम नहीं करता। अगला प्रश्न रहेगा, माइकोप्लाज्मा पर कौन सी एंटीबायोटिक श्रेणी असरकारक नहीं है? बिल्कुल, दूध के साथ इसीलिए नहीं देते टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स को, दूध के साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि दूध के साथ, दूध के कैल्शियम के साथ ये, बिल्कुल सही है, माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं है। मैंने यहां पर एक एंटीबायोटिक लिखी, सेफेलोस्पोरिन श्रेणी की। सेफेलोस्पोरिन श्रेणी की ये एंटीबायोटिक किस पीढ़ी की है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? बताइए। सेफेलोस्पोरिन श्रेणी में ये एंटीबायोटिक फोर्थ जनरेशन की है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्ट्रियाक्सोन किस पीढ़ी की एंटीबायोटिक है? बिल्कुल सही है, सेफ्ट्रियाक्सोन है, सेफ्टिजोक्सिम है, सिफ्यूरोक्सिम है। ठीक है, ये सभी एंटीबायोटिक्स कौन सी में? थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक्स है। अगला प्रश्न आपसे, AMR, ये जो शब्द है ये काफी प्रचलित हो रहा है आजकल। तो AMR का मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है? सूक्ष्म बार बार एंटीबायोटिक देने से सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहते हैं। और किसी प्रतिजैविक को बार बार देने से, बार बार उपयोग में लेने से उसके प्रति सूक्ष्म जीवों का प्रतिरोधी गुण उत्पन्न हो जाना। अब देखो, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसमें आपको शायद समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं, चूहे मारने की दवा। अब हम दवा कह देते हैं लेकिन वो जहर होता है। जिसको हम रोडेंटिसाइड कहते हैं। इनमें से कौन सा तत्व उसमें पाया जाता है? जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन? बताएं भाई। बिल्कुल सही है, हाँ, ठीक है।
जिंक, जिंक फास्फाइड इसको बोलते हैं, जिंक फॉस्फाइड बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न, लार का अत्यधिक स्राव आना, लार का अत्यधिक निकलना, लार का अत्यधिक निकलना क्या कहलाता है? ये बिल्कुल शियालोरिया है। और ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसी दवाइयां जो इसको प्रेरित करती हैं उनको सियालिक्स कहते हैं, या सियालोगोगस कहते हैं। ऐसे ही दूध के स्राव को प्रेरित करने वाली औषधियां कहलाती है गैलेक्टोगोगस। ठीक है, लार के स्राव को प्रेरित करने वाली साइलोगोगस, इन्हीं को सियालिक्स कहते हैं। अब आपको यहां से एक शब्द निकल रहा है, ऐसी औषधियां जो दुग्ध स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्राव की शुरुआत करवाती है। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध उत्पादन की शुरुआत क्या कहलाती है? पहले तो इसका आंसर देना है और दूसरा आंसर देना है ये बनाए रखना या मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन क्या कहलाता है। मींस इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन और मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन दोनों के लिए क्या शब्द दिए जाते हैं? तो दुग्ध उत्पादन की शुरुआत क्या कहलाती है स्तन ग्रंथियों से? परसिस्टेंसी नहीं भाई, शुरुआत कहलाती है लैक्टोजेनेसिस। और मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन क्या कहलाता है? गैलेक्टोपोएसिस, गैलेक्टोपोएसिस कहलाता है। अगला प्रश्न, आपके सामने किसी जानवर की स्तन ग्रंथि दी हुई है। ठीक है, स्तन ग्रंथि में इस प्रकार से यदि दो छिद्र हो, दो गैलेक्टोपोर, और ये टीट कैनाल है, ये दो हों और ये दो हों, तो बताइए ये घोड़ी, सुअरी, गाय, ए एंड बी, बताइए इनमें से किसकी हो सकती है? ध्यान से नहीं देखा कई बच्चों ने। ये ए एंड बी की स्तन ग्रंथि हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा, स्तन ग्रंथियों की कुपिकीय वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन, कुपिकीय या एल्वुलर ग्रोथ, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, कुपिकीय वृद्धि कौन से हार्मोन के कारण होती है? बिल्कुल महक सही है, प्रोजेस्टेरोन, गोकुल, प्रवीण, नरेंद्र, मनोज बिल्कुल सही है। हाँ, और बताइए डक्टुलर ग्रोथ जो कि एस्ट्रस साइकिल के दौरान या युवावस्था या जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद बार बार हीट में आने से होती है, ये कौन से हार्मोन के द्वारा प्रभावित होती है? बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, किसी मादा के द्वारा बच्चे देने की क्षमता यानी कैपेसिटी कितनी है, उसको क्या शब्द दिया जाता है, उसको क्या टर्म दी जाती है? एबिलिटी ऑफ, अरे एंड्रोजन कहां से आ गया भाई, एस्ट्रोजन है। एंड्रोजन तो फिर उल्टा काम हो जाएगा मोहित, रिप्रोडक्शन नहीं भाई। मींस बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, इसको बोलते हम फेकंडिटी। ठीक है, फेकंडिटी।
फेकंडिटी रेट या प्रोलिफेरेसी? प्रोलिफेरेसी, ये शब्द सुना होगा आपने, बिल्कुल सही है, फेकंडिटी या प्रोलिफेरेसी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, फेमस है ये, निम्न में से कौन सा हार्मोन ओवरी द्वारा नहीं स्रावित होता है? पहले तो ये बताइए, इसमें से ओवरी के द्वारा कौन सा स्रावित होता है? अरे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी कहां पहुंच गया आप अनिल चौधरी? सेक्सुअल मैच्योरिटी अलग है, ठीक है, प्यूबर्टी अलग है। प्यूबर्टी मतलब जब लैंगिक लक्षणों की शुरुआत हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, सभी बच्चे। ए रिलैक्सिन तुषार योगी, रिलैक्सिन तो ओवरी द्वारा स्रावित होता है। पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ओवरी से कौन सा होता है ये पूछा है अभी मैंने, ध्यान रखना इनका। रिलैक्सिन स्रावित होता है। बाकी जो है, अगर इस प्रकार से आ जाए ओवरी से कौन सा नहीं होता है, तो नहीं होने वालों में ये है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो थोड़ा सा ये ओवरी के हार्मोन और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में बच्चे बहुत ज्यादा और जल्दी डिसीजन कर देते हैं, और इसमें देखिए गलती नहीं हो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला बताइए, क्लोप्रोस्टेनॉल, क्लोप्रोस्टेनॉल में कौन सा हार्मोन आता है, या हार्मोन जैसा पदार्थ उसका एनालॉग आता है? प्रॉपर रूप से तो हार्मोन नहीं आता, लेकिन उसका कार्य करने वाला आता है। बिल्कुल, PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा, ठीक है। बताइए, सूडो प्रेगनेंसी, सूडो प्रेगनेंसी किस एनिमल में देखने को मिलती है? बिल्कुल प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। हाँ गुड, अजय राजपूत, कुलदीप वर्मा, प्रवीण कुमार, कुतिया में या बिच में देखने को मिलती है। अगला बताइए, कार्डियोटोनिक कौन सा है? कार्डियोटोनिक, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एट्रोपिन, बी ऑप्शन आपके पास है एड्रेनलिन, सी ऑप्शन है डिगोक्सिन, और नन। कार्डियोटोनिक औषधि कौन सी है इनमें से? रामजीत, गुजर, मोहित, बिल्कुल सी उत्तर आ गया आपका, डिगोक्सिन या टीजीटॉक्सिन। अगला, एक जो टीजर बुल बनाते हैं वो किस विधि द्वारा बनाते हैं? टीजर बुल किस मेथड द्वारा बनाया जाता है? अब इसमें ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं भाई भंवरलाल। पहला ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि कैस्ट्रेशन लिख दे वो, बी ऑप्शन आपको दे दे वो वैसेक्टोमी लिख दे, ठीक है। हाँ तो आपका आंसर आ ही गया पहले ही, वैसेक्टोमाइज्ड बुल होते हैं कौन? टीजर बुल, टीजर बुल। अगला प्रश्न रहेगा, शुक्राणु को कौन सी शर्करा ऊर्जा देती है? स्पर्म को कौन सी शर्करा ऊर्जा देती है? और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर, केन शुगर, इसमें से ऑप्शन देने, आंसर देना है आपको। डी, मिल्क शुगर, ये है आपके पास ऑप्शन। बिल्कुल सही है, फ्रूट शुगर, जिसको हम फ्रक्टोज भी कहते हैं, और इसको लेवुलोस भी कहते हैं। फ्रक्टोज या लेवुलोस भी कहते हैं, यही ऊर्जा देती है स्पर्म को। एनर्जी का सोर्स जो होती है फ्रक्टोज शुगर होती है, फ्रक्टोज शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा,
बताइए, ये आपके सामने स्पर्म का स्ट्रक्चर है मान लीजिए, और यहां पर एक संरचना होती है इसमें, जो कोशिका के कौन से अंग से बनी होती है, कौन से कोशिकांग द्वारा यहाँ पर कोई संरचना होती है जो कि जल अपघटनी एंजाइम और कुछ ऐसे एंजाइम छोड़ती है जो कि मेम्ब्रेन्स को गला देते हैं। बिल्कुल गोल्जी बॉडी, बिल्कुल अनुज शर्मा, ठीक है, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी ये एक्रोसोम बनाती है। इसके पीछे यहां पर एक कोई कोशिकांग होता है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कि आनुवंशिक पदार्थों को अपने पास रखता है। यहां पर एक कोशिकांग है जो राजकुमार सैनी, बिल्कुल न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है, अजय सही है। और अब मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर एक आच्छद होती है, इस आच्छद में, आच्छद का नाम बताना आपको, नेम ऑफ दिस सीथ, नेम ऑफ दिस सीथ। बिल्कुल नेबेनकर, नेबेनकर माइटोकॉन्ड्रिया से बनी हुई होती है, नेबेनकर की आच्छद सही है। और इस पूंछ की उत्पत्ति, इस टेल की ओरिजिन कौन से कोशिकांग से होती है? इस पूंछ की उत्पत्ति कौन से कोशिकांग से होती है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल महक ने बता दिया, तारक काय। बताइए, हीट का पता लगाने वाले बुल को क्या कहते हैं? हीट का पता लगाने वाले बुल को क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं, ठीक है। और बताइए, सीमन कलेक्शन के लिए जो गाय रखी जाती है, ठीक है, सीमन कलेक्शन के लिए जिस काऊ का उपयोग करते हैं उस काऊ को क्या कहते हैं, बताएं। टीचर वो तो हो गया। ठीक है, बिल्कुल। उसको डमी काऊ कह सकते हैं हम, जैसे डमी फोन होता है वैसे ही। अगला बताइए, कॉर्क स्क्रू, कॉर्क स्क्रू सेप सर्विक्स किसकी होती है? ऑप्शन देख करके बताना, आप ऐसे जल्दबाजी मत करना। शो, गिल्ट, मेयर, ए एंड बी। देख लिए, जल्दबाजी कर दी ना आप लोगों ने। हमने कहा था जल्दबाजी मत करना, आप गलत कर रहे हो। हाँ, ये जल्दबाजी का परिणाम है। अब वापस से आंसर देना पड़ रहा है आपको। अब तो समझ गए होंगे। तो अगर आप किसी को सचेत कर दो तो भी बच्चे चेतावनी नहीं मानते। तो चेतावनी रा चूंटिया किसने लिखा था? चेतावनी रा चुंगटिया। किसी को चेतावनी दे देते हैं फिर भी वो चेतावनी नहीं। सो और गिल्ट में फर्क होता है भाई। ये गिल्ट जो होती है ये प्रेगनेंसी इसकी नहीं हुई होती है। केसरी सिंह ने लिखा था, गुड, केसरी सिंह बारट ने लिखा था। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, मोस्ट कॉमन सीमन डाइल्यूटर कौन सा काम में लिया जाता है? सीमन डाइल्यूटर जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, बताइए। सबसे ज्यादा एग योक से काम चल जाएगा क्या? एग योक से काम चल जाएगा क्या? हाँ भाई, जो एग योक ट्रिस, ट्रिस बफर जो होता है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, ट्रिस में सिट्रिक एसिड आ गया। हाँ, एग योक सिट्रेट,
अगला बताओ, डेसिडुअस प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? डेसिडुअस प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? प्रदीप, कौन से जानवर में डेसिडुअस प्लेसेंटा होता है? तो मेयर की स्पेलिंग तो सही लिखो भाई, मेयर कोई वो थोड़ी है, मेयर वो उसका मेयर थोड़ी है कोई, नगर उसका नगर निगम का या फिर हाँ गोड़ी, ठीक है। हाँ गोड़ी और सुअरी। अगला प्रश्न बताएंगे, कोटिलिडनरी, कोटिलिडनरी प्लेसेंटा किसका होता है? बिल्कुल, कोटिलिडनरी होता है रूमिनेंट्स का, जिस पर कोटिलिडन्स, और आपको पता है यूट्रस की का जो पार्ट होता है इसका, उसको कहते हैं कैरंकल, ठीक है। और प्लेसेंटा वाला कोटिलिडन दोनों मिलकर के प्लेसेंटोम बनाते हैं, दोनों की जो संरचना होती है मिला करके उसे क्या कहते हैं हम? प्लेसेंटोम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको, अगला बताइए, जो फीटस होता है उसमें सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं भाई? इसको कौन सा वाटर बैग कहते हैं या कौन सी झिल्ली कहते हैं? हाँ बिल्कुल, वाटर बैग तो फॉल्स वाटर बैग कह दो या फर्स्ट वाटर बैग कह दो, ठीक है। देखिए भ्रूणीय झिल्लियां चार होती है, मैं बता देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे बाहर बिल्कुल ठीक बताया, कोरियोनिक, दोनों ही डिफरेंट प्रश्न हो गए, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन हो गए। कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एलेंटोइस, उसके बाद एमनियोन, उसके बाद योक्सेक। कोरियोनिक, ठीक है, एलेंटोइस और एमनियोन और योक्सेक। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ट्रू वाटर बैग किसको कहते हैं? ट्रू वाटर बैग किस झिल्ली को हम कहते हैं? आल एमनियोन को कहते हैं। अब देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि किसी गाय का आपने रेक्टल पेल्पेशन किया, रेक्टल पेल्पेशन करने पर आपको दोनों हॉर्न बढ़े हुए महसूस हुए, दोनों हॉर्न बढ़े हुए महसूस हुए, क्या बताइए वो प्रेग्नेंट हो सकती है? समान आकार के हैं और बढ़े हुए हैं, और बिल्कुल तुषार योगी ने डायग्नोज कर लिया, बिल्कुल वो प्रेग्नेंट नहीं है, पायोमेट्रा का केस हो सकता है। तो अब मैं यहां से एक और प्रश्न निकालता हूं कि भाई पायोमेट्रा में निम्न में से कौन सी औषधि दी जा सकती है? तो इंजेक्शन PGF2 अल्फा, या फिर मैं यहां पर क्लोप्रोस्टेनॉल लिख सकता हूं। दूसरा, हम अगर अर्गेट एल्गिलॉइड की बात करें तो सी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, डी ऑप्शन है ऑल। पायोमेट्रा की कंडीशन में कौन सी औषधि दे सकते हैं? दीपक शर्मा, राजकुमार, प्रवीण, मनोज चौधरी, बताएं भाई। बिल्कुल ऑल, गोकुल, ठीक है। हाँ भाई, बधियाकृत मुर्गे को क्या कहते हैं? बधियाकृत मुर्गा यानी कैस्ट्रेटेड, कैस्ट्रेटेड कॉक की बात करें हम तो उसको क्या कहते हैं? कपन, कैपन कहते हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं? कैपोनाइजेशन। क्या कहते हैं भाई? कैपोनाइजेशन।
अगला, मुर्गी की कलंगी को हटा देना क्या कहलाता है? मुर्गी की कलंगी या कॉम्ब, रिमूवल ऑफ कॉम्ब क्या कहलाता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ कॉम्ब, बिल्कुल ठीक है, डबिंग कहलाता है। गुड, डबिंग कहलाता है। मोन्टेजियल फ्रैक्चर या मोन्टेजिया फ्रैक्चर, ये सबसे ज्यादा किस में, कौन सी बोन में होता है? मोन्टेजिया फ्रैक्चर। पूजा मीना, अनिल चौधरी, हंसराज, नहीं पता, अल्ना में होता है। देखिए बच्चों ने बता भी दिया, अल्ना, बिल्कुल अल्ना में ही होता है। अगला बताइए, क्राउप बॉडी की एक संरचना है जो किन वर्टिब्राज से, किन कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है? क्राउप एक संरचना है जो किन वर्टिब्राज से बनी होती है? बिल्कुल सैक्रल वर्टिब्राज से या त्रिक कशेरुकाओं से बनी होती है। अगला प्रश्न, फ्रस्टेनबर्ग रोजेट, एक नाम लिख रहा हूं, फ्रस्टेनबर्ग रोजेट या रोजेट फ्रस्टेनबर्ग कहते हैं, इसका संबंध बताइए किस तंत्र से है, कौन से सिस्टम से है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेमोरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। बिल्कुल बिट्टू रानू का जवाब सही है। अडर या फिर यूं कह दो भाई, फ्रस्टेनबर्ग रोजेट यहाँ पर पाया जाता है टीट में, तो पूरा अडर तो मत कहो, इसको स्तनीय तंत्र कह दो। हाँ, स्तनीय तंत्र आप कह सकते हो। देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ अडर, ब्रेकडाउन ऑफ अडर किस लिगामेंट का टूटना होता है? किस लिगामेंट के टूटने को हम ब्रेकडाउन ऑफ अडर कहते हैं? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट अगर टूट जाता है तो उसको, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ अडर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, बताइए भाई, नाक में कौन सी उपकला पाई जाती है जो कि गंध का पता लगाती है? गंध के ज्ञान के लिए कौन सी इथिलियम पाई जाती है नोज में? नितिन यादव, पूजा मीना, बिल्कुल ठीक है, स्नीडेरियन, स्नीडेरियन एपिथीलियम, जिसमें द्विध्रुवीय या कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती है? द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं। कुत्ते में कोपुलेटरी लॉक होता है, कोपुलेटरी लॉक कुत्ते और कुतिया में पाया जाता है, मीटिंग के समय लॉक हो जाते हैं वो। तो बताइए, पेनिस की कौन सी स्ट्रक्चर उसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन में मैं दे रहा हूं आपको, बल्बस ग्लैंडिस, पहला ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रिप्यूस, तीसरा ऑप्शन है इसमें कार्पोरा स्पोंजियोसम, ठीक है, डी ऑप्शन में है नन। कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि इसके लिए जिम्मेदार होती है कोपुलेटरी लॉक के लिए? बिल्कुल ठीक है, बल्बस ग्लैंडिस, ठीक है, हाँ बल्बस ग्लैंडिस। और घोड़े के पेनिस का अग्र फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? घोड़े के पेनिस का अग्र फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? बिल्कुल कोरोना ग्लैंडिस कहलाता है, ठीक है। बताइए, सवाई चाल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए कौन सी गाय
की नस्ल प्रसिद्ध है? कांकरेज, कांकरेज प्रसिद्ध है। दो तंत्रिकाओं के बीच जो गैप बनता है जिसमें नर्व कंडक्शन हो जाता है, इस गैप को भौतिक असंपर्कित भाग को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के बीच भौतिक रूप से असंपर्कित भाग को क्या कहते हैं? बताएं भाई। सिनेप्स कहते हैं। गुड, सिनेप्स। अगला प्रश्न रहेगा, जो बैलगाड़ी को खींचने वाले बैल होते हैं यानी बुलॉक्स, उनमें गर्दन पर जूड़ा रखने पर, जूड़ा जानते ही वो आप, लकड़ी का होता है, कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है? कौन सी सर्जिकल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है? अजय शर्मा, पवन, बिल्कुल ठीक है, योगगाल, योगगाल। और घोड़े की पीठ पर काठी रखने पर, घोड़े की पीठ पर काठी रखने पर कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? बिल्कुल प्रदीप, सैडलगाल उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताइए सींग की खोल का उतरना, सींग की खोल या खुर की खोल किस प्रकार का वुंड है? खोल का उतरना किस प्रकार का वुंड है? एवल्जन वुंड। अशोक कुमार, भंवरलाल, अजय, मोहित, बिट्टू, प्रदीप, नितिन, गोकुल, बनवारी, नरेंद्र, सभी का सही है। एवल्जन वुंड होता है, एवल्जन कहलाता है वो। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताइए किसी मादा पशु में सामान्य थनों के अलावा अतिरिक्त अगर थन होता है, ठीक है, ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं हम? विमलेश कुमारी, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो आपको फायदा ही है 15 सेकंड में, क्योंकि अभी हम इनका हौसला बढ़ा ही रहे हैं और बढ़ाना भी चाहिए। सुपर न्यूमरेरी टीट, सुपर न्यूमरेरी टीट कहते हैं। और देखिए संख्या क्वेश्चनों की बढ़ेगी तो हमको बहुत ज्यादा फायदा होएगा इसमें 1 घंटे में। अगला, आंखों में जैसे मान लीजिए चलायमान आंखें होती हैं, गतिमान, तो यहाँ पर पलक में अगर घाव हो जाए आई लिड में, तो उसमें कौन से सूचर लगाते हैं? आई लिड में अगर मान लीजिए कोई वुंड हो गया, चूंकि गतिमान अंग है, तो गतिमान अंग में कौन सा आप सूचर लगाओगे? बताएं भाई। वेरी गुड, पिन सूचर लगाएंगे। कौन से सूचर लगाएंगे? पिन सूचर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं। मृत जो शरीर है उसको हम एक रासायनिक पदार्थ में रखते हैं, एक रासायनिक पदार्थ में रखते हैं, ठीक है? तो बताइए पहली बात तो कौन से रासायनिक पदार्थ में हम डेड बॉडीज को रखते हैं जो सड़े नहीं? पहला तो ये क्वेश्चन है। बिल्कुल फार्मेलिन में रखते हैं, बिल्कुल फार्मेलिन में। ये लंबे लंबे कमेंट कौन कर रहा है? आंसर देने के अलावा फालतू की बात कौन कर रहा है? अभी पकड़ में नहीं आए। फार्मेलिन में रखते हैं। तुमको भाई क्वेश्चन से मतलब है, तुम्हारी तैयारी से मतलब है, कि लंबे लंबे लिखने से मतलब है? अगला प्रश्न, गोम्फोसिस किसका जोड़ होता है? गोम्फोसिस, गोम्फोसिस किसका जोड़ होता है? टीट, टीट नहीं, टीएटी नहीं, दांत लिख दो भले, कोई बात नहीं, उसमें शर्म की बात नहीं है,
लेकिन ये TEAT लिख रहा है एक बच्चा शुरू में, देखो तो सही आप लोग, ये टीट तो हो गया, थन हो गया भाई, इसका तो टीथ है, TWTH। हाँ। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, छोटे आकार के एब्सस क्या कहलाते हैं? स्मॉल एब्सस। छोटे आकार के एब्सस क्या कहलाते हैं भाई? कोई बात नहीं, जल्दबाजी। हाँ, पुस्ट्यूल कहलाते हैं, ठीक है ना भाई, पुस्ट्यूल कहलाते हैं। हमने सीबेशियस ग्रंथि का नहीं पूछा भाई, सीबेशियस ग्रंथि का अगर कहोगे एक्ने तो और भी बड़ा भी हो जाता है कई बार, सिर्फ जब बात हो छोटे आकार के एब्सस क्या कहलाते हैं, क्या पुस्ट्यूल कहलाते हैं। अगला प्रश्न, यदि मान लीजिए स्किन स्किन में आप BP ब्लेड से चीरा लगा रहे हो तो किस प्रकार का घाव बनेगा? BP ब्लेड से आप चीरा लगा रहे हो तो वो किस प्रकार का घाव कहलाता है? टाइप ऑफ वुंड when both edges of wound are even and sharp, बिल्कुल इंसाइज्ड वुंड कहते हैं उसको। जैसे ग्लास से, कांच से कटा हुआ, वो भी इंसाइज्ड वुंड होता है। अगर घाव के कटे फटे किनारे हो तो उस वुंड को क्या कहते हैं? मान लीजिए किसी तार से हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल पूजा मीणा, लेसरेटेड कहते हैं। और बताइए ऐसा वुंड जिसमें स्किन की ऊपरी सतह हट गई हो। निशा जाट, अजय, कुलदीप। तीसरा टाइप का वुंड मैं पूछ रहा हूं जिसमें स्किन की ऊपरी सतह हट गई हो, बिल्कुल उसको एब्रेशन कहते हैं, एब्रेशन। क्या कहते हैं उसको? एब्रेशन। हाँ, कई बच्चों के लेट आंसर आ रहे हैं, नेट का, नेटवर्क का रहता है भाई ये, एब्रेशन उसको कहते हैं। अगला बताएं, स्पेइंग मोस्ट कॉमनली किसमें की जाती है? स्पेइंग किसमें की जाती है ज्यादातर? जिसको हम ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी भी कहते हैं, ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी, यानी अंडाशय और गर्भाशय को सर्जरी द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है? स्पेइंग कहलाता है। ओवेरियो हिस्टेरेक्टोमी उसको हम कहते हैं। अगला, एक जन्मजात विकृति बताइए जिसमें गुदा द्वार बंद हो जाता है या बंद रह जाता है। एनस की ओपनिंग बंद हो जाती है या बंद रह जाती है, ऐसी जन्मजात विकृति को बताइए। बिल्कुल प्रदीप महक, एट्रेशिया एनाई कहते हैं, एट्रेशिया एनाई कहते हैं, एट्रेशिया एनाई। अगला बताइए, सर्जिकल वुंड का एक नाम और बताओ। सर्जिकल वुंड जो क्लीन तरीके से पीपी ब्लेड से बनाया गया घाव होता है सर्जरी करने के लिए। अभिषेक बिल्कुल ठीक है, इसको 0 आवर वुंड भी कहते हैं, 0 आवर वुंड भी कहते हैं। तो यहीं से एक शब्द और निकल रहा है जो न्यूट्रिशन पे जा रहा है, ये सर्जरी है जहां से न्यूट्रिशन पे जा रहा है, जीरो ग्रेजिंग। बताओ जीरो ग्रेजिंग क्या होती है? जीरो ग्रेजिंग क्या होती है? बेड। अरे सोइलिंग कहलाती है, मतलब बांध करके चराना, बिल्कुल ठीक है। वो क्लोज ग्रेजिंग होती है। देखिए बच्चे कैसे मतलब कंफ्यूज हो गए, क्लोज ग्रेजिंग। अरे ऐसे ऐसे कंफ्यूज हुए हैं, देखो एक जीरो कटिंग चलती थी पहले, तो इनके दिमाग में क्या हो गया कि वो जीरो कटिंग और जीरो ग्रेडिंग में छोटे छोटे बाल करना, ऐसे ही भेड़ है जो चर चर करके बिल्कुल साफ कर देगी उसको। ऐसा नहीं है बेटा। किसी चरागाह में यदि मान लीजिए पूरे चारे को काट करके चराया जाता है, मतलब चरागाह में चराने का काम नहीं है, चरागाह में काट करके चारे को
चराया जाता है जानवर को, उसको कहते हैं जीरो ग्रेजिंग या उसी को सोइलिंग कहते हैं। अब एक प्रश्न और, किसी लंबी रस्सी से जानवर को बांध करके चराना। किसी लंबी रस्सी से एक वृत्ताकार घेरे में अगर मान लीजिए किसी जानवर को चराया जाता है बांध करके, तो उसको क्या कहते हैं? बताएं भाई, उसको क्या कहते हैं? हाँ, टीथरिंग कहते हैं भंवरलाल, सही है, टीथरिंग कहते हैं उसको। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि बताइए, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये जानवर में कौन से कैंसर को कहते हैं? कौन से कैंसर को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं? बिल्कुल, हॉर्न कैंसर को कहते हैं, सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो, केवल कार्सिनोमा जो शब्द आ जाए, कार्सिनोमा, तो देखिए कार्सिनोमा का मतलब उपकला ऊतक का कैंसर क्या कहलाता है? कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल्स, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यानी स्क्वेमस सेल्स का जो कैंसर है वो सींग में देखने को मिलता है। अगर संयोजी ऊतक का कैंसर की बात हो जाए तो संयोजी ऊतक का जो कैंसर होता है या कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, वो सार्कोमा, सार्कोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्कोमा। तो कार्सिनोमा उपकला ऊतक का कैंसर, सार्कोमा संयोजी ऊतक का कैंसर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए WBC की संख्या का कम हो जाना क्या कहलाता है? WBC की संख्या का कम हो जाना क्या कहलाता है? कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं लेकिन समस्या उनके सामने आ जाती है, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया कहलाता है। और अगला प्रश्न बताएं, RBC की गणना किस उपकरण द्वारा की जाती है? ब्लड में या रक्त में RBC की गणना किस उपकरण द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है, ठीक है भाई। किसके द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। अगला प्रश्न, टेंडन में खिंचाव क्या कहलाता है? टेंडन में खिंचाव, एक लिगामेंट में खिंचाव होता है, वो तो जानते हो आप। टेंडन में खिंचाव बताओ आप, टेंडन में खिंचाव क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है, स्प्रेन नहीं, स्ट्रेन। ठीक है, लिगामेंट में खिंचाव स्प्रेन, और ये स्ट्रेन, फर्क है भाई दोनों में। लिगामेंट का अध्ययन डेस्मोलॉजी कहलाता है, लिगामेंट की सूजन डेस्माइटिस कहलाती है। ठीक है भाई जगमाल यादव, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, विटाफिल किस प्रकार का सूचर है? विटाफिल, सुना है नाम आपने? विटाफिल किस प्रकार का सूचर मटेरियल है? और आज का ऑफ करते हैं। बहुत है, ठीक है, थैंक यू।